नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आप देख रहे हैं एमएच1 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में चार धाम यात्रा में। तो आज के इस खास कार्यक्रम में चारों धामों की हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जो है शुरू हो चुके हैं। कपाट खोल दिए गए और भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधिवत पूजा अर्चना कर भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं ने पूरी भक्ति भावना के साथ बद्री विशाल की जयकारी लगाई। कपाट खुलते ही मंदिर परिसर में भक्तों का तांता देखने को मिला। सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। पूरा वातावरण भक्ति में डूबा हुआ नजर आया है। मंदिर में 25 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। सीसीटीवी से लगातार निगरानी रखी जा रही है और चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा और ऐसे में पूरा उत्तराखंड इस समय भक्तिमय हो चुका है। भारी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना भी लगातार जारी है और आखिरकार कल बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की पूजा अर्चना उनकी तरफ से की गई और साथ ही साथ एक अलग ही माहौल मौके पर देखने को मिला। तो उत्तराखंड की पवित्र चार धाम यात्रा इस वर्ष भी श्रद्धालु से अभूतपूर्व उत्साह के साथ शुरू हो चुकी है। 19 अप्रैल से यात्रा के आगाज के बाद से ही तीर्थ यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष डंगवाल जुड़ गए हैं। मनीष, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि चारों धाम आखिरकार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं, कितना उत्साह यमुनोत्री गंगोत्री धाम की अगर बात करें तो अब तक कितने श्रद्धालु यहाँ पहुंच चुके हैं दर्शन के लिए? देखिए, बिल्कुल अगर आंकड़े की बात करें तो जो आंकड़ा कल शाम तक आया है चारों धामों के दर्शन करने का श्रद्धालुओं का, उसमें जो है वो जो आंकड़ा है वो 1 लाख का जो है वो पार चले गया है। 1,30,839 श्रद्धालुओं ने अब तक चारों धामों के दर्शन कर दिए हैं। और अगर चारों धामों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो दर्शन किए हैं वो केदारनाथ धाम में किए हैं। केदारनाथ धाम में 38,000 जो श्रद्धालु थे उन्होंने कपाट खुलने के पहले दिन दर्शन किए और 25,252 जो श्रद्धालु थे उन्होंने दूसरे दिन जो है वो दर्शन किए। बद्रीनाथ की बात करूं तो कल बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले और बद्रीनाथ धाम में पहले दिन जो है वो 14,000 से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। तो सीधे तरीके से देखें तो केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में जो श्रद्धालुओं का आंकड़ा है ये ज़्यादा है, लेकिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की बात करें तो यहाँ पर अभी श्रद्धालु फिलहाल थोड़ा सा उनका जो आंकड़ा है वो कम है। लेकिन उम्मीद इस बार ये की जा रही है कि जो इस बार चारधाम यात्रा चल रही है एक नया रिकॉर्ड जो है वो इस बार बनाएगी, क्योंकि इस बार जो कपाट है वो पिछली बार मई में खुले थे और इस बार कपाट जो है वो अप्रैल के महीने खुले हैं। इसलिए उम्मीद ये की जा रही है कि जिस हिसाब से सरकार ने भी जो एक बायलॉज था कि सीमित संख्या में धामों में श्रद्धालु जाएंगे उसको हटा दिया है। तो इससे एक मैसेज जो है वो यात्रियों में भी ये जा रहा है कि कहीं पर रोका नहीं जा रहा है, तो ज़्यादा श्रद्धालु जो है वो दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। और पिछली बार जो 50 से 55 लाख का जो आंकड़ा था जो चारधाम यात्रा का श्रद्धालुओं के दर्शन करने का, वो इस बार और ज़्यादा बढ़ सकता है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि 80 लाख तक जो है इस बार जो ये दर्शन का आंकड़ा जा सकता है। अब ऐसे में देखना यही होगा कि आखिरकार जो चारधाम यात्रा चल रही है उसमें देश विदेश से जो श्रद्धालु आ रहे हैं क्या कुछ रिकॉर्ड आंकड़ा इस बार बनता है। और व्यवस्थाओं की बात करें तो कल बद्रीनाथ धाम में हम मौजूद थे और जिन भी श्रद्धालुओं से हमने बात की व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए। और व्यवस्थाओं से यदि अगर श्रद्धालु संतुष्ट नजर आते हैं, रोड कनेक्टिविटी इस समय बेहतर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु जो है वो चारों धामों के रुख करेंगे। जी बिल्कुल, व्यवस्थाएं इस समय चाक चौबंद दिखाई दे रही है। और जैसे कि आपने कल तमाम श्रद्धालुओं से भी बातचीत की ऑन ग्राउंड रहकर, और उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं संतुष्टि देखने को मिली है जिस तरीके से प्रशासन और सरकार की तरफ से यहाँ पर तैयारियां की गई है। लेकिन मनीष, एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगी, अक्सर देखा जाता है कि जब भी चारधाम यात्रा शुरू होती है या फिर किसी भी धार्मिक स्थल की अगर हम बात करते हैं तो ज़्यादातर संख्या बड़े बुजुर्गों की देखने को मिलती है, लेकिन इस बार युवाओं की, बच्चों की भागीदारी सबसे ज़्यादा देखने को मिली है। कह सकते हैं कि जो रुचि है सनातन धर्म के प्रति कहीं ना कहीं बढ़ने लगी है। देखिए, बिल्कुल ये
आपका सही सवाल है। पहले एक कहावत भी होती थी कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, यानी कि बुजुर्ग होते हैं, वो जी। मोक्ष की प्राप्ति के लिए चार धाम यात्रा के दर्शन करने के लिए पहुंचते थे। यानी कि जब अवस्था वृद्ध हो जाती है तो फिर चारों धामों के दर्शन करने के लिए वो पहुंचते थे। लेकिन अब जो ये एक ट्रेंड बदल गया है और अब चारों धामों के दर्शन जिस तरीके से लोग श्रद्धालु करने पहुंच रहे हैं, उससे सनातन धर्म के प्रति तो लोगों का जो एक विश्वास जो है वो एक और मजबूत बढ़ रहा है, और जो ये सनातन संस्कृति से जुड़े स्थल है वहां पर पहुंच ही रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से युवा और बच्चों के साथ भी लोग जो है वो चारों धामों की ओर रुख कर रहे हैं, उससे ये लगता है कि एक तरफ लोग पर्यटन प्रदेश उत्तराखंड को तो मानते ही हैं, पर्यटक स्थल भी लोग घूमना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ जो चारों धामों के दर्शन है वो इस दौरान करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये चार धाम यात्रा चलती है, क्योंकि जो पीक पॉइंट होता है मई और जून का होता है, तो देश के कई राज्यों में जो छुट्टियों का भी इस दौरान जो है वो बच्चों की छुट्टियां होती हैं, इसलिए लोग पहाड़ों की ओर रुख भी करते हैं। और अब चार धाम के दर्शन करने का भी मौका जो है वो श्रद्धालु चाहते हैं, और इस दौरान उनका जो एक पर्यटक के तौर पर भी वो यहाँ पर पहुँचते हैं। और चार धाम के दर्शन करने के साथ जो लोग श्रद्धालु हैं वो उत्तराखंड के अलग अलग पर्यटक क्षेत्रों में भी जो है इस दौरान जाते हैं। तो एक तरफ से कहें तो सनातन संस्कृति के लिए, सनातन के प्रति लोगों का जो विश्वास है वो और बढ़ रहा है, और जो धार्मिक स्थल है उनका और रुख तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में जो पर्यटक क्षेत्र है उनका भी रुख जो है वो श्रद्धालु इस दौरान करते हैं। जी मनीष, ये भी जानना चाहेंगे आपसे, देखिए टेम्परेचर इस समय कितना है, मौसम कैसा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि भारी भरकम ठंड होने के बावजूद भी लोगों में उत्साह बरकरार है आज भी। देखिए, अगर चारों धामों की बात करें तो चारों धाम जो है वो काफ़ी ऊंचाई वाले स्थानों पर हैं। केदारनाथ की बात करें तो केदारनाथ की जो पहाड़ियां हैं वो अभी भी बर्फ से लदकी हुई हैं। बद्रीनाथ धाम में भी जो पहाड़ियां हैं वहां पर बर्फ जो है वो पड़ी हुई है, पहाड़ियां बर्फ ओढ़े हुई हैं। तो अगर टेम्परेचर की बात करें तो जो रात का टेम्परेचर है वो -3-4 तक जो है वो केदारनाथ धाम में अभी तक जा रहा है। वहीं बद्रीनाथ धाम में भी जो टेम्परेचर है वो माइनस तक पहुंच रहा है। इसलिए श्रद्धालुओं के लिए एक नया अनुभव भी होता है। धामों में दर्शन करने के साथ उन्हें जो एक मौसम चाहिए होता है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में आप देखेंगे तो लू जैसी स्थिति आ रही है, गर्मी लगातार बढ़ रही है, तापमान लगातार बढ़ रहा है। लेकिन इन क्षेत्रों में जब आएंगे श्रद्धालु आते हैं तो गर्मी के मौसम, उन्हें जब ठंड का अनुभव होता है तो उनकी यात्रा और बेहतर वो मानते हैं कि उनकी जो ये यात्रा है गर्मी से राहत भी मिल रही है और चारों धामों के दर्शन करने का उन्हें मौका भी मिल रहा है। जी, तो क्या किसी तरह की कोई एडवाइजरी जारी की गई है जिला प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, मौसम को लेकर, यात्रा को लेकर? बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से जो मौसम है उसको लेकर साफ तौर से एडवाइजरी जारी यही की जाती है कि अगर इन क्षेत्रों में अगर मौसम विभाग ने अलर्ट कर दिया बारिश का, तो फिर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर 2013 में जून में अगर आपदा की बात करें तो 15-16 जून को जो आपदा आई थी उस समय काफी नुकसान भी जो है वो केदार घाटी में हुआ था, काफी लोगों की जान उसमें चली गई थी। इसलिए इन क्षेत्रों में कभी भी अगर मौसम बदलता है तो एक चुनौती जो है वो चारधाम यात्रा के दौरान रहती है। इसलिए सरकार की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की जाती है कि जब भी आप चारधाम यात्रा पर निकल रहे तो मौसम का जरूर ध्यान रखें। लेकिन इन दिनों जो है वो पूरी तरीके से मौसम बेहद साफ है। चारों धामों में चटक धूप दिन में जो है वो देखने को मिल रही है। इसलिए जो ये पीक टाइम अब चारधाम यात्रा का ये जोर पकड़ेगा, और फिलहाल जो भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आते वो जरूर मौसम विभाग का जो अपडेट है उसको लें और तभी जो है वो चारधाम यात्रा पर आए। तो ये चीज़ें जो है वो सरकार भी अपील करती है और हम भी श्रद्धालुओं से कहते हैं कि जब भी आप चारधाम यात्रा का प्लान बनाएं या चारधाम यात्रा पर पहुंच रहे हैं तो मौसम का जरूर अपडेट लें। लेकिन फिलहाल अभी जो है वो ज़्यादा श्रद्धालुओं को मौसम के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि इस समय बेहतर मौसम है। हाँ, जब मानसून जब सक्रिय रूप से आता है उस समय ज़्यादा जो है वो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी जो है वो पूरी तरीके से मौसम साफ है और बेहतर चारधाम यात्रा इस समय चल रही है। जी, संवेदनशील इलाकों की मनीष डंगवाल अगर बात करते हैं तो किस तरीके से तैयारियां की गई है, निगरानी किस तरीके से रखी जा रही है जिला प्रशासन की तरफ से?
देखिए, प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है, और जो व्यवस्थाएं बनाने का काम है वो जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। जी। चारों धामों में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें बेहतर दर्शन हो, बेहतर तरीके से श्रद्धालु जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं उन्हें व्यवस्थाएं मिले, प्रशासन का ये काम है और वो देखने को भी मिल रहा है। बेहतर व्यवस्थाएं जो है वो चारों धामों में मिल रही हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मनीष यहाँ पर तमाम भारी संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अगर पर्यटन क्षेत्र के लिहाज से बात की जाए तो कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल उत्तराखंड की जो आर्थिकी की रीढ़ है वो चारधाम यात्रा के साथ पर्यटन भी है, और जी। जिस तरीके से श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है वो चारों धामों के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं, लेकिन उत्तराखंड के जो पर्यटक स्थल है उसमें भी जो गर्मियों का मौसम है उसमें भी पर्यटक जो है वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए जो पर्यटक स्थल है, चाहे वो नैनीताल हो, मसूरी हो, यहाँ पर भी जो है वो जो पर्यटक हिल स्टेशन है वो फुल नजर आते हैं। औली में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और औली का मौसम मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आखिरकार किस तरीके से यदि अगर पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं तो यहाँ भी एक पर्यटक का जो क्षेत्र है वहां पर बड़ी तादाद में पहुंचते हैं, और ये आप हिमालय का नज़ारा यहाँ से देख रहे होंगे। पूरी तरीके से जो ये पहाड़ियाँ हैं गर्मियों के मौसम में ये घूमने के लिए भी बेहतर है। अभी भी हम मौजूद यहाँ पर हैं, जैकेट हमने पहना हुआ है, ठंड है, टेम्परेचर जो है वो लगभग 1 या 2 डिग्री के आसपास जो है वो रात में यहाँ पर जा रहा है। तो इसलिए उत्तराखंड में गर्मियों के मौसम में चारधाम यात्रा जहाँ लोग करने आते हैं, वहीं जो उत्तराखंड का पर्यटक स्थल है वहाँ पर भी बड़ी तादाद में जो है वो पर्यटक इस समय पहुँचते हैं, क्योंकि छुट्टियों का मौसम जो है वो बच्चों का होता है, स्कूलों की छुट्टियाँ होती हैं, इसलिए जो देश के अलग अलग कोने से जो लोग हैं वो हिल स्टेशनों में उत्तराखंड पहुँचते हैं। और ये जो महीने होते हैं, मई जून के महीने उत्तराखंड में, इसमें बड़ी तादाद में जो है वो श्रद्धालु भी पहुँचते हैं और पर्यटक भी पहुँचते हैं। जी मनीष, जैसे कि आप इस समय औली में मौजूद है, तस्वीरें भी आपने दिखाई, तो यहाँ पर पर्यटकों की भीड़ करीब कितनी होगी? क्या फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, संख्या ज्यादा है, पर्यटकों का आना लगातार जारी है? देखिए, बिल्कुल औली एक ऐसा स्थान है जहां पर लोग बर्फबारी का दीदार करने आते हैं। जी। बर्फ जब यहाँ पर पड़ती है तो काफ़ी जो पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं, और साथ साथ अब जब गर्मियाँ जब पड़ रही हैं तो गर्मी के मौसम में भी बड़ी तादाद में जो है वो पर्यटक औली की ओर रुख करते हैं। और कल भी जब हम जोशीमठ से ठीक 15 किलोमीटर के लगभग ऊपर जो है वो औली पड़ता है, तो वहाँ पर हम मौजूद हैं। तो जोशीमठ की तरफ से जो श्रद्धालु जाते हैं, यदि अगर उन्हें जोशीमठ का दीदार करना है, हिमालय का दीदार करना है, तो वो औली पहुंच सकते हैं। और औली में जो है वो बर्फबारी के मौसम में जहां पर पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में भी बड़ी तादाद में पर्यटक पहुंचते हैं और औली का दीदार करने के लिए पहुंचते हैं। पहाड़ों की जो खूबसूरती है उसको निहारने का काम यहाँ से पर्यटक करते हैं, और बड़ी तादाद में जो है वो औली में अभी भी पर्यटक जो है वो पहुँच रहे हैं। जी बिल्कुल, पर्यटकों का आना लगातार जारी है। मौसम जो है इस समय कहीं ना कहीं खुशनुमा हुआ है। मनीष, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, रिस्ट्रिक्शंस की अगर बात करें, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जिन पर कहीं ना कहीं बैन लगा दिया गया है, मोबाइल फोन जैसे, क्योंकि पिछले सीजन में भी हम लोगों ने देखा कि कहीं ना कहीं ऐसी चीजें सामने आई थी कि बैन कर दिया गया प्रशासन की तरफ से, मंदिर प्रशासन की तरफ से, आप फोन नहीं ले जा सकते। इसके अलावा और किस तरह की पाबंदियां लगाई गई है? देखिए, पाबंदियां कुछ भी नहीं है। आप चारधाम यात्रा में आ रहे हैं तो किसी तरीके की कोई पाबंदी नहीं है। श्रद्धालु जो है वो दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है? तो फिर तो जो आप चारधाम यात्रा पर पहुंच रहे हैं तो पाबंदियां कुछ भी नहीं है। केवल मोबाइल फ़ोन को लेकर जो बातें चल रही हैं कि मोबाइल फ़ोन जो है वो लॉकर में रखा जाएगा, तो ये सामान्य सी चीज़ें हैं। यदि अगर व्यवस्था बनाने के लिए अगर ये चीज़ें की जा रही हैं, क्योंकि बीकेटीसी के अध्यक्ष जो हेमंत द्विवेदी हैं, कल हमने उनसे जब बातचीत की थी तो उनसे भी यही सवाल किया था कि आखिरकार किस तरीके से आप इन चीज़ों को देख रहे हैं, मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध की बात कर रहे हैं। तो उनका साफ तौर से कहना था कि व्यवस्था बनाने के लिए हम ये चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि जब बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलती है तो उस समय जो लोग फोन से रील बनाते हैं, ज्यादा फोटोएं खींच रहे हैं, तो उससे और ज्यादा दिक्कतें होती है। क्योंकि एक जगह पर जब लोग जमा हो जाते हैं तो जो लोग पीछे से आ रहे हैं उनको आगे निकलने में दिक्कत होती है। तो इस वजह से जो है वो रील्स बनाने पर जो है वो रोक लगाने की बात चल रही थी कि ज्यादा जो है वो प्रतिबंध फोन पर रखा गया। लेकिन उसके बावजूद भी आप पूरी तरीके से फोन पर प्रतिबंध नहीं कर सकते, क्योंकि चारों धामों के दर्शन करने के लिए या दोनों धामों के दर्शन करने के लिए बद्री केदारनाथ मंदिर समिति ने जो फैसला लिया है, जो दोनों धाम बीकेटीसी के अंडर आते हैं, वहां पर अगर आप फोन का प्रतिबंध करेंगे, लेकिन जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो हर कोई जो है वो धाम के बाहर फोटो खिंचाना चाहता है और फोटो के जरिए वो जो है
यादें भी अपने साथ यहाँ से लेकर जाता है चारों धामों की, इसलिए ये ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं होगा कि जो लोग आएँ वो उनका फ़ोन पूरी तरीके से प्रतिबंध हो। जी जी। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी पाबंदियां, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन जरूर है, और सभी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने की इस समय कहीं ना कहीं जरूरत है। ठीक है मनीष, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहती हूँ। अक्सर जब भी देखा है कि पहाड़ी क्षेत्र में जब लोग एंटर करते हैं, लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए, अपने परिवारजनों के साथ आते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी तबीयत जरूर खराब हो जाती है। तो स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरीके से दी गई हैं, उसको लेकर जरा जानकारी दीजिए। देखिए बिल्कुल स्वास्थ्य को लेके जो है लगातार सरकार की तैयारियां भी रहती हैं, और चारों धामों के साथ जो चारों धामों में है वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीमें मौजूद रहती हैं। यदि अगर किसी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब होता है तो उनको जो है नज़दीकी अस्पताल भी जो है वो बनाए गए, डॉक्टरों की उपलब्धता बनाई गई है, जो दवाइयाँ हैं वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में। स्वास्थ्य विभाग की तैयारियाँ चारों धामों में जो है वो पूरी तरीके से दुरुस्त जो है वो पहले ही कर दी जाती हैं। इसलिए चार धाम के साथ साथ जो पर्यटक स्थल है वहाँ पर भी जो बुनियादी सुविधाएं स्वास्थ्य को लेकर होती हैं वो पूरी तरीके से होती हैं, और सरकार भी यही अपील करती है कि कुछ जो एक दो मौतें भी इस दौरान देखने को मिली हैं, लेकिन उन लोगों की होती हैं जो हार्ट अटैक जो लोगों को पड़ा है। एक मौत जो है वो परसों केदारनाथ धाम में भी हुई थी। तो इस तरीके से देखें तो सरकार भी यही अपील करती है, स्वास्थ्य विभाग भी अपील करता है श्रद्धालुओं से कि जो लोग चारधाम यात्रा पर पहुंच रहे हैं वो जरूर चारधाम यात्रा पर आने से पहले स्वास्थ्य परीक्षण जरूर करा लें। स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद ही जो है वो चारों धामों के लिए निकले, और खासकर जो 55 साल से ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं उनके लिए सरकार एडवाइजरी भी जारी करती है कि जो 55 साल से ज़्यादा के लोग हैं वो जरूर स्वास्थ्य परीक्षण करा ले, तभी जो चारधाम यात्रा पर जो है वो दर्शन करने के लिए पहुँचें। जी। और इस बार क्या अनुमान लगाया जा रहा है, आंकड़ा कितना पहुंच सकता है पिछले साल के मुकाबले? देखिए इस बार जो आंकड़े की उम्मीद है 55 लाख के आसपास पिछले साल चारधाम यात्रा में जो आंकड़ा था श्रद्धालुओं के दर्शन करने का, इस बार उम्मीद यही की जा रही है कि करीब ये आंकड़ा 60-70 लाख तक जा सकता है। और सरकार ने तैयारियां भी उसी चीज़ को लेकर कर रही है कि जब ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे तो उन्हें किसी तरीके का दिक्कत ना हो। तो ये चीज़ें तैयारियाँ सरकार की तरफ से की गई हैं। अब देखना यही है कि कितनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु जो है वो दर्शन करने के लिए उत्तराखंड पहुंचते हैं। और पहले अगर 3-4 दिनों की बात की जाए तो आंकड़ा 1 लाख क्रॉस हो गया है। तो आने वाले जो दिन है उम्मीद की जा रही है कि जब जून तक जब यात्रा चले तो 20 से 25 लाख के क्रॉस जो है ये आंकड़ा हो सकता है, देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल मनीष, क्योंकि भीड़ जो है अब दिन ब दिन लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन जब मॉनसून आता है तो ऐसे में किस तरह से तैयारियां प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से की गई है? देखिए मानसून के समय जो तैयारी है वो अलग तरीके से की जाती हैं, क्योंकि उस समय चारधाम यात्रा का संचालन थोड़ा सा दिक्कतें जो है वो पैदा कर सकता है। खासकर जैसे केदारनाथ धाम में जो पैदल यात्रा है वहाँ पर यात्रियों को दिक्कतों का सामना उस समय करना पड़ता है। चारधाम यात्रा की जो रोड है वो कई जगह प्रभावित होती हैं, भूस्खलन जो देखने को मिलता है। लेकिन सरकार की तरफ से जो तैयारियाँ रहती है चारधाम यात्रा को लेकर वो जगह जगह JCB सरकार के द्वारा खड़ी की जाती हैं। यदि अगर कहीं पर भूस्खलन आने से सड़क बाधित भी होती है तो सरकार उसको तत्काल प्रभाव से खोलने का काम करवाती है। PWD विभाग के द्वारा JCBयाँ जो है वो तैनात रहती हैं। तो इस तरीके से देखें तो सरकार की तैयारियां अपने हिसाब से मानसून के समय रहती हैं। यात्री जो है फिर भी मानसून के समय में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चारधाम यात्रा में मैं पिछले कुछ सालों से देख रहा हूँ, अनुभव भी कर रहा हूँ कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जो चारधाम यात्रा जो है वो मानसून के समय इसलिए करते हैं क्योंकि उस समय जो है वो दर्शन बेहतर तरीके से चारों धामों में होते हैं, क्योंकि ज़्यादा भीड़ होती नहीं है, दर्शन आसानी से हो जाते हैं। तो अमूमन इन दिनों अगर आप देखोगे चारधाम यात्रा में जब दर्शन करने के लिए लोग पहुंचते हैं तो काफ़ी भीड़ भाड़ के साथ धक्का मुक्की दर्शन करने के लिए उनको मिलती है। दर्शन अच्छे से नहीं हो पाते, लेकिन मानसून के समय चारों धामों में जो यात्रा रहती है वो श्रद्धालुओं की संख्या कम रहती है, इसलिए अधिक जो श्रद्धालु मानसून के समय में भी जो है वो धामों में पहुंचते ताकि दर्शन उनके बेहतर तरीके से हो जाएं। जी मनीष, चारों धामों की यात्रा की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस बार आपको क्या अलग देखने को मिला? किस तरह की तस्वीर आपने इस बार देखी है?
देखिए, चार धाम के दर्शन करने को लेकर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उन्हें इस बार जो नज़र आ रहा है वो व्यवस्थित तरीके से जो है वो यात्रा करने की बात बीकेटीसी करा रही है, खासकर बद्री केदारनाथ मंदिर में जहां पर श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। तो जो श्रद्धालु कल भी पहुंचे थे उनसे भी हमारी जब बातचीत हुई, उनका साफ तौर से कहना था कि पिछले सालों के मुकाबला जो इस बार जो है वो व्यवस्थित तरीके से दर्शन करने का मौका श्रद्धालुओं को मिल रहा है। पुलिस बल जो है वो व्यवस्थित तरीके से दर्शन करवा रहा है। कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो वृद्ध हैं, जो विकलांग हैं, उनको जो है वो पुलिसकर्मी जो है वो बाकायदा उत्तराखंड की जो मित्र पुलिस का तमगा पुलिस को मिला हुआ है, वो मित्र की भांति जो है वो ऐसे श्रद्धालुओं को दर्शन कराने का भी काम कर रहे हैं। जो विकलांग हैं या वृद्धजन हैं उनको पहले दर्शन करवाने का काम किया जा रहा है। इसलिए कई व्यवस्थाएं ऐसी हैं, जैसे केदारनाथ की बात करें तो ज़्यादा भीड़ वहाँ पर देखने को मिलती है, इसलिए व्यवस्थित तरीके से वहाँ पर दर्शन हो। बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स भी लगाया गया है, आईटीबीपी के जवान भी जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं। तो सरकार की भी पहली प्राथमिकता यही है कि जो श्रद्धालु चारों धामों की ओर रुख कर रहे हैं, दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं, उन्हें व्यवस्थित तरीके से दर्शन कराएं और सभी के जो है वो दर्शन बेहतर तरीके से हो जाए। जी मनी, जैसे कि हमने देखा जब चारों धामों के कपाट खुले, सुबह के समय कपाट खोले गए और ऐसे में भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन अगर शाम की बात करें तो किस तरह के कार्यक्रम रहे, कैसी आरती रही, क्या कुछ रहा उस समय, जरा बताएं। देखिए, जैसे केदारनाथ में जो आरती है वो अब शनिवार को जब पूजा अर्चना भैरव बाबा के कपाट खुलेंगे उसके बाद जो है वो केदारनाथ धाम में आरती की शुरू होती है। और अगर और धामों की बात करें तो जिस तरीके से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, गंगा माँ की आरती हुआ, यमुनोत्री की धाम में जो है पहुंचते श्रद्धालु यमुनोत्री माँ की आरती होती है, तो उसका भी हिस्सा जो है वो श्रद्धालु बनने की कोशिश करते हैं। इसलिए सुबह और शाम को ज़्यादा तादाद जो है वो धामों में आरती के समय भी श्रद्धालुओं की देखने को मिलती है। दर्शन करने के लिए तो श्रद्धालु पहुंचते हैं, कई बार दिन में वो दर्शन कर लेते हैं, लेकिन शाम के समय जो है वो आरती का हिस्सा बनते हैं। तो केदारनाथ धाम में शनिवार के बाद जब एक तरफ से भैरव बाबा के कपाट खुलेंगे, उसके बाद आरती के समय में जो है वो श्रद्धालुओं को आरती का मौका भी करने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से चारधाम यात्रा चल रही है और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के अवसर पर खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपने पुरानी फोटो जब वो केदारनाथ पहुंचे उनको शेयर करने का काम किया। देशवासी जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं उनसे चारधाम यात्रा के दौरान जो है वो व्यवस्थित तरीके से जो है वो दर्शन करने को लेकर भी अपील की कि बेहतर तरीके से जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो किन बातों का ध्यान रखें। 5 अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है वो श्रद्धालुओं से की है। तो उससे जो है वो चारधाम यात्रा और व्यापक जो है वो होने की उम्मीद है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो केदारनाथ धाम से खासा लगाव उनका रहता है। कई बार वो प्रधानमंत्री बनने के बाद जो है वो केदारनाथ धाम पहुंचे हैं, बाकायदा जो है एक रात उन्होंने जो है वो केदारनाथ में भी गुजारी है। भगवान केदार का जो है उन्होंने स्मरण भी किया है, ध्यान जो है उन्होंने लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से गुफा को भी अब जाना पहचाना जा रहा है। और इस तरीके से जब प्रधानमंत्री सनातन संस्कृति को लेकर प्रचार प्रसार करते हैं, चारों धामों का जिक्र जब प्रधानमंत्री करते हैं, केदारनाथ बद्रीनाथ धाम का जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं, तो उससे जो है देश भर के जो श्रद्धालु होते हैं वो बड़ी तादाद में जो है वो उत्तराखंड की ओर रुख करते हैं। और केदारनाथ में एक देखने को भी मिला है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम पहुंचे हैं तब से जो केदारनाथ का आंकड़ा है श्रद्धालुओं का वो हर साल जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी खासा लगाव उत्तराखंड के जो चारों धाम है उनसे तो है ही, लेकिन केदारनाथ धाम में जो उनकी आस्था है, भगवान बद्री विशाल में जो उनकी आस्था है, जो काम जो है दोनों धामों में केंद्र सरकार के द्वारा भी कराए जा रहे हैं और प्रदेश सरकार के द्वारा भी कराए जा रहे हैं, तो उससे जो व्यवस्थाएं और दोनों धामों में देखने को मिल रही हैं, तो उससे जो है वो श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो इन धामों में लगातार बढ़ती जा रही है दर्शन करने को लेकर। जी मनीष, जैसे कि आप बता रहे हैं कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदार पहुंचे, वहां पर उन्होंने दर्शन किए, उसके बाद कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की संख्या में आंकड़ा जो है लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेकिन उसके बाद अर्थव्यवस्था पर किस तरीके का प्रभाव पड़ा, उसको लेकर भी जरा जानकारी दीजिएगा। देखिए, जो आर्थिकी एक रीढ़ है उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की उत्तर प्रदेश के लिए, तो उससे बिल्कुल जैसे जैसे श्रद्धालु बढ़ेंगे उत्तराखंड में, उससे आर्थिकी भी मजबूत होगी। और जिस तरीके से पर्यटक उत्तराखंड में लगातार बढ़ते हैं उससे जो है उत्तराखंड की आर्थिकी और मजबूत होती है। हिमाचल और उत्तराखंड की तुलना की जाती है, 2 हिमालयी राज्य हैं और दोनों राज्यों की अगर वित्तीय स्थिति देखिए, वित्तीय प्रबंधन इस समय देखें, तो दोनों राज्यों की जब तुलना
की जाती है तो उत्तराखंड वित्तीय स्थिति में भी और वित्तीय प्रबंधन में भी हिमाचल से आगे नजर आ रहा है। तो तुलना दो हिमालयी राज्यों की जब होती है, दोनों छोटे राज्य हैं, एक समान भौगोलिक परिस्थितियां हैं, लेकिन यही चीज़ें उत्तराखंड को जो है थोड़ा सा खास बनाती हैं कि यहाँ पर चार धाम यात्रा भी है, यहाँ पर कांवड़ यात्रा भी चलती है साल में। अब जिस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं, कुंभ को लेकर भी अब तैयारियां की जा रही हैं, अर्धकुंभ 2027 में होना है। इस वर्ष जो है वो नंदा देवी राजजात यात्रा भी होनी है। तो उत्तराखंड को कुल मिला के देवभूमि कहा जाता है और जिस तरीके से यहाँ पर धार्मिक गतिविधियाँ चलती हैं उससे उत्तराखंड की आर्थिकी जो है वो उस पर भी असर पड़ता है। और देवभूमि उत्तराखंड को भी कहा जाता है, देवभूमि जो है वो हिमाचल को भी कहा जाता है। लेकिन उत्तराखंड में जो साल भर गतिविधियाँ रहती हैं, कुल मिलाकर धार्मिक गतिविधियाँ रहती हैं, तमाम श्रद्धालु देश भर से यहाँ पहुँचते, विदेशों से यहाँ पर पहुँचते, तो उससे जरूर जो है वो आर्थिकी जो है वो मजबूत होती है और उससे राजस्व भी एक तरफ से सरकार को बढ़ता है। जब जो चीज़ें जीएसटी के रूप में चाहे सरकार के पास आए, जो टैक्स के रूप में सरकार के पास आए। जी जी, दर्शकों का मनीष एक सवाल है जो उत्तराखंड से नहीं है, खास तौर पर उनकी तरफ से ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है। जब भी कपाट खोले जाते हैं तो डोली निकाली जाती है, एक परंपरा है सालों पुरानी, वर्षों पुरानी। तो इसके पीछे की क्या कुछ कहानी है, क्यों ये डोली निकाली जाती है, क्या महत्वता है, इसके बारे में बताएं। देखिए, जो डोलियाँ होती हैं एक तरफ से वो प्रतीक होता है। अगर आप गंगोत्री धाम की बात करें तो वो मां गंगा की जो पूजा अर्चना होती है वो अगर 6 महीने गंगोत्री धाम में हो रही है तो 6 महीने मुखवा में होती है। इसी तरीके से केदारनाथ की बात करें तो केदारनाथ में अगर यदि 6 महीने जो है वो भगवान केदार की पूजा अगर केदारनाथ धाम में हो रही है तो 6 महीने जो पूजा है वो ऊखीमठ में होती है। तो इसलिए डोली को भगवान का प्रतीक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि जब भगवान केदारनाथ के कपाट बंद होते हैं तो फिर अगले 6 महीने के लिए जो है वो समाधि में बाबा केदारनाथ जो है वो लीन होते हैं। तो इसलिए जो उनकी पूजा अर्चना है वो जो शीतकालीन प्रवास स्थल उनका ऊखीमठ में होता है। तो इसलिए जो भगवान केदार की जो पूजा है वो अगले 6 महीने तक शीतकाल में जो है वो ऊखीमठ में होती है। इसलिए बाबा केदार की जो डोली होती है वो केदारनाथ से उनका जो प्रतीक है वो ऊखीमठ पहुंचती है, ऊखीमठ में उनकी पूजा अर्चना की जाती है और जब कपाट खुलते हैं तो वही डोली बाबा केदार का जो प्रतीक माना जाता है वो केदारनाथ से वो ऊखीमठ से केदारनाथ के लिए पहुंचती है। और फिर जब डोली स्थापित होती है धाम में तो फिर जो है वो बाबा केदार की जो पूजा अर्चना है वो डोली के रूप में न होकर जो वहाँ पर शिवलिंग बनी हुई है उसके रूप में होती है। इसलिए जो चारों धाम हैं, चारों धामों की बात करें तो जो डोलियाँ इसलिए जाती हैं, हालांकि बद्रीनाथ धाम की जो बद्री विशाल यानी कि नारायण की डोली है क्योंकि बैकुंठ साक्षात धाम है इसलिए भगवान विष्णु यानी जो बद्री विशाल जिन्हें कहा गया है उनकी डोली नहीं जाती है, बल्कि साक्षात बैकुंठ में ही जो है वो भगवान विष्णु निवास करते हैं, ऐसा माना जाता है। इसलिए कुबेर जो उनकी डोली जो है वो वहाँ से पांडुकेश्वर के लिए जाती है। तो ये धार्मिक मान्यताएं हैं डोली को लेकर उत्तराखंड में कि वो प्रतीक के रूप में उनकी दूसरी जगह पूजा होती है जब कपाट बंद होते हैं। जी बिल्कुल, और सालों पुरानी परंपरा है, डोलियां निकाली जाती है, श्रद्धालु नाचते गाते झूमते जो है नजर आते हैं और वही उत्साह आज भी लगातार बरकरार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष टंगवाल इस तमाम जानकारी को यहाँ पर साझा करने के लिए। तो जैसे कि हमारे सहयोगी ने विस्तार पूर्वक जानकारी दी है, देखिए कुल मिलाकर देखा जाए तो चारों धामों के कपाट आखिरकार खोल दिए गए हैं, भारी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना लगातार जारी है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार रिकॉर्ड तोड़ यात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं आंकड़ा जो है अनुमानित वो कहीं ना कहीं पार कर जाएगा। लेकिन अब देखना होगा कि अंत में कितने लोग यहां पर दर्शन के लिए पहुंचे हैं।